बेलागंज में सीएम नीतीश ने की जनसभा। बीजेपी पर नीतीश ने किया वार। काले धन को लेकर केंद्र पर उठाए कई सवाल। केंद्र ने दादरी कांड और गुलाम अली मामले में किया किनारा। पीएम ने घटना को बताया दुखद। कहा केंद्र की इसमें क्या भूमिका। और मेडिकल स्टोर की हड़ताल से लोगों को हुई दिक्कतें। करीब 8 लाख मेडिकल स्टोर रहे बंद। दवाइयों की ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर किया गया था विरोध। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निशा होटल पटना। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। दादरी हत्याकांड एक ऐसा भयानक मंजर जिसे हम आज भी सोच के सिहर उठते हैं। दादरी जैसी घटना जिनके साथ हुई उनके जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी लगातार उस जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। जी हां, दादरी हत्याकांड पर पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी क्या तोड़ी। विपक्ष तो विपक्ष, अपने ही साथियों ने उन्हें घेर लिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर धर्म के लोग आपसी सौहार्द से रहते हैं, लेकिन गाहे बगाहे हमारी इस धर्मनिरपेक्षता को किसी न किसी की बुरी नजर लग ही जाती है। जी हाँ, आए दिन एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, इससे यही लग रहा है कि धर्मनिरपेक्षता पर राजनीति हावी होती जा रही है। जी हाँ, दादरी कांड को लेकर लगातार हो रही बयानबाजियों से शायद नेताओं को कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन इन बयानबाजियों से इंसानियत जरूर तार तार हो रही है। इंसानियत की चिता पर जलती आग जब इंसाफ को सुलगाए तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये खेल किस लिए। गंदगी के ढेर पर खड़े होकर जब राजनीति का ढोंग ढकोसला किया जाता है तो ये सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि किसी की मौत पर राजनीति का खेल खेलना क्या सही है। घटनाएं कई हैं। पहले दादरी हत्याकांड, उसके बाद यूपी के मैनपुरी में हिंसा, फिर सुधीर कुलकर्णी पर स्याही फेंकना। घटनाएं भी हो रही हैं और उस पर सियासत भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुखद घटना बताया। पीएम मोदी ने कहा है कि दादरी की घटना दुखद है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचते हुए ये भी जोर दिया कि इसमें केंद्र सरकार का क्या रोल है। उन्होंने दादरी मामले के साथ साथ शिवसेना की ओर से पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का किए गए विरोध पर भी अफसोस जताया। पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के जरिए विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। साथ ही कहा कि बातचीत से हर समस्या का समाधान निकालना मुमकिन है। कांग्रेस ने पीएम के बयान पर उठाए सवाल। क्या शिवसेना से तोड़ेंगे गठबंधन? नेताओं पर करेंगे कार्रवाई। वहीं पीएम की दादरी कांड पर चुप्पी तोड़ने पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि यदि मोदी दादरी की घटना से दुखी है तो जिन भाजपा नेताओं ने दादरी की घटना का प्रत्यक्ष समर्थन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने सवाल किया, यदि मोदी जी गुलाम अली का विरोध और सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोतने को सही नहीं मानते तो क्या शिवसेना से गठबंधन तोड़ेंगे? दादरी की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुखद बताते हुए भले ही बीजेपी और केंद्र को ऐसी घटनाओं से अलग कर लिया हो, लेकिन उनके सहयोगी इससे खासे नाराज दिख रहे हैं।
महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोग रही शिवसेना ने पीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अगर हमारे प्रधानमंत्री ने दादरी मामले में ऐसा बयान दिया है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इस प्रकार का बयान दिया है तो सचमुच से अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा। जिस नरेंद्र मोदी जी की पहचान विश्व में गोधरा और अहमदाबाद की वजह से हुई थी और उसी वजह से हम मोदी जी को आदर भी करते हैं, उसी मोदी जी ने अगर गुलाम अली और कसूरी जी के इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट कहा है तो हम सब के लिए ये बात अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी पीएम पर हमला बोला है। लालू ने कहा कि मोदी हो या आरएसएस, ये शाम को कुछ बोलेंगे और सुबह पलट जाएंगे। पीएम मोदी के चुप्पी तोड़ने पर लालू यादव ने कहा कि मोदी ने क्या चुप्पी तोड़ी है, तुमको मारपीट कर हम सॉरी बोल दें, ये कोई तरीका है? शाम को बोलेगा सवेरे बदल जाता है सब। जब गट्टा पकड़ाता है तो पलट जाता है। तो आदत नहीं छोड़ता, इन लोगों का आदत छूटने वाला नहीं है। लगातार हो रही बयानबाजियों से एक बात तो साफ है कि मुद्दा कुछ भी हो, राजनीति का खेल होना तय है। अब इंसानियत दम तोड़े या परिवार वाले मातम पुरसी करें, इन्हें तो मतलब है सत्ता से, अब चाहे वो जिस कीमत पर मिले। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। जी हाँ, दादरी कांड पर प्रधानमंत्री बोले और काफी समय बाद बोले, लेकिन बोले तो अपनों ने भी घेरा और विरोधी तो पहले से ही विरोधी सुर निकाल रहे थे। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। सपा से हैं साहिल खान, आपका स्वागत है साहिल, और कांग्रेस से हैं मृत्युंजय, दोनों का स्वागत है वल्लभ टीवी पर। मेरा पहला सवाल कांग्रेस से कि जिस तरीके से दादरी का पूरा मामला सामने आया, प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के बार बार विपक्ष निशाना साधता रहा कि आखिर क्यों चुप हैं, लेकिन आज बोले तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें केंद्र कुछ नहीं कर सकता। क्या कहना है आपका मृत्युंजय? देखिए, जहाँ तक भारत सरकार का प्रश्न है और केंद्र के विषय में वो कहते हैं केंद्र कुछ नहीं कर सकती है, तो केंद्र का दायित्व होता है कि राज्य की सरकारें कैसे काम करें। जी, गृह मंत्रालय उनके पास है जी, गृह मंत्रालय के थ्रू पुलिस महकमा भी उनके पास होता है जी, तो इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री की जाती है। और जहां तक बात है प्रधानमंत्री का, तो मैं कहूं, मैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करता हूं अक्सर, परिधान मंत्री। जी, परिधान मंत्री, यानी वो सिर्फ कपड़े बदलते रहते हैं जी। और परिधान मंत्री जो है एक भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसी दिशा धारा की लोक तरह लेकर जा रहे हैं जहां हम लोग सामरिक संभाव की बात करते थे, आज वहां अलगाव की भावना आ चुकी है। तो मैं पूरी तरह से भारत सरकार को, केंद्र सरकार को और भाजपा सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं। आखिर उन्होंने इतना समय क्यों लिया? इतनी बातें हो गई, एक आदमी की हत्या हो गई, उसका एक बेटा हॉस्पिटलाइज रहा और पूरा परिवार आखिरकार दादरी से शिफ्ट होकर के दिल्ली में आ गया, लेकिन इतना वक्त क्या समझ में नहीं आ रहा था उन्हें, या कहने के लिए कुछ उनके पास बात नहीं थी, या मौका नहीं था? आखिर वजह क्या रही? प्रधानमंत्री जिम्मेदारी पद पर होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं जी। उनका आज भी वो जो है केवल प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं अपितु भाजपा के प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं जी। किसी भी प्रदेश में आप देखिए जहां चुनाव होता है वो चले जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का दायित्व होता है अपनी जनता के लिए कार्य करना और उनको सुचारू रूप से अच्छे दिन का जो वादा किया था उसे पूरा करना। जी, जी। और अच्छे दिन तो क्या, आज तो अच्छे से अच्छे कह सकते हैं हम लोग दिन आ गए हैं। अच्छे से अच्छे दिन आ गए। मेरे साथ साहिल खान भी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया साहिल? मैं
इनकी कुछ बातों से बहुत सहमत हूँ जी कि जो कांग्रेस के हमारे बड़े भाई बैठे हैं जो कह रहे हैं जी कि देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, जी वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जी 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 और जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्य है जी इन पूरे देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, एक उनको आज एक नया नाम दिया गया है कि हमारे प्रधानमंत्री एक NRI हो रखे हैं। जी हमेशा विदेश के दौरे पर रहते हैं, हमेशा विदेश दौरा ही करते रहते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रधानमंत्री नहीं, एक देश में RSS के प्रचारक की तरफ पे काम कर रहे हो। दिग्विजय सिंह का बयान ये आया कि अगर उन्होंने दुख जाहिर किया तो उनको चाहिए था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि सिर्फ बयान दें। क्या कहेंगे आप साहिल? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। उसमें एक ने आत्महत्या कर लिया है और लोगों के प्रयास किया जा रहा है। और उससे ज़्यादा इस बात में उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता ने, उस गांव के लोगों ने जिस तरह से एक शादी, अभी एक हिंदू और मुस्लिम मिलकर उन्होंने शादी किया है, 2 बहनों की शादी, हाँ, दो शादी किया, उससे वहाँ के गांव के लोगों ने इस बात को साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जितना भी दंगा कराने की कोशिश करे वो नाकाम रहेगी। और यहाँ का मोहब्बत और भाईचारा और यहाँ की सरकार मिलकर काम कर रही है। जी, कांग्रेस का भी जो जवाब था वो काफी देर बाद आया। आपका क्या कहना है मृत्युंजय? क्योंकि लगातार ये बातें होती रही, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उस तरफ गया नहीं, उसने हालचाल नहीं पूछा, कोई ऐसी मदद उन्होंने नहीं की। क्या वजह रही? क्यों वो इतने तटस्थ क्यों दिखाई दिए? नहीं, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस हमेशा से अलगाववादी ताकतों के विरोध में रहती है जी। और उसमें कई बार क्या होता है कि हम लोगों को एक एनालिटिकल रिसर्च भी करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग गया और बड़े लोगों की और नैतिक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का वहन किया। जबकि पहला प्रश्न ये उठता है कि केंद्र ने क्या किया या राज्य की सरकार ने क्या किया। जी। तो जहां तक जिन सरकारों का प्रश्न है, हम तो अभी विपक्ष में हैं जी, ठीक है, हम अपनी बातों को कहीं भी कुछ भी कहने जाएंगे तो यही कहेंगे विपक्षी जो है विरोधी मुद्दा लेकर आए। आप तो विपक्ष में हैं, लेकिन क्या नाम है साहिल साहब, आपकी तो सरकार है वहां पे उत्तर प्रदेश में। हाँ, दादरी की घटना हुई, उससे कोई सबक नहीं लिया गया, उसके बाद मैनपुरी में घटना हो गई। क्या कहेंगे इसको? इसको प्रशासन की लाचारी कहें, मायूसी कहें, बेबसी कहें, या बीजेपी के साथ कोई अंदर खाते कुछ साठगांठ हो गई? अंदर खाते कोई साठगांठ नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरीके से जो 2016 में 17 में चुनाव जो होने वाले हैं उसकी एक पूरी तरह से प्लानिंग कर रही है जी। किसी तरह हमारी समाजवादी पार्टी को बर्बाद किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। और आज भी जो पिछली 5 साल की सरकार थी जी जी जी, बहुजन समाजवादी मायावती से पर थी, उस 5 साल के काम को और हमारे 3 से 3.5 4 साल के कामों को अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का आपको डिफरेंसेस मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी को अभी कुछ दिन पहले भी इसमें कहा गया है कि बहुत अच्छा काम खुद भाजपा के बड़े लीडर ने कहा है कि वहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है। लेकिन आपका काम और आपको काम लगाने का काम आपके सुप्रीमो खुद ही कर रहे हैं। वो बयान देते हैं कि बिहार में बहुमत से बीजेपी की सरकार आने वाली है। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे सीनियर लीडर ने क्या कहा मैं इसको टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा जी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बिहार के अंदर निश्चित तौर पर बन रही है जी। ना जंगल राज वहाँ पर रहेगा जी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सफाया होने जा रहा है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में सपा की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल निश्चित बनेगी। वहां तो आपका वजूद तक नहीं है, आप कैसे कह सकते? देखिए, एक कहावत कही गई है जी कि हाथी को मारने के लिए चींटी ही बहुत काफी होती है जी। लेकिन वो चींटी तो सुर तो किसी और के लगा रही है, वो बीजेपी की नहीं, सुर नहीं लगा रही। हमारे अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बोला है कि अगर जो अच्छा काम करेगा, नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो अच्छा काम नहीं करेगा। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की लहर है और एनडीए वहां पर बहुमत से सरकार बनाने वाली है। शायद अगर उन्होंने कहा तो मुझे इस बात का जानकारी नहीं जी। कांग्रेस के नेता से पूछ लेते जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके का बयान था ये मुलायम जी के कहा, उस पर क्या कहेंगे? वो घबरा गए हैं या कुछ ऐसा है कि उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव नजर आ रहा है, या उनको लग रहा है कि शायद हम अगर पीछे रह गए तो हमें साथ चलने के लिए कोई चाहिए, तो क्यों ना हो बीजेपी को ले लिया जाए? देखिए, जहाँ तक प्रश्न होता है, श्री मुलायम सिंह यादव जी जो वरिष्ठ नेता हैं, हमने भी काफ़ी कुछ सीखा है उनसे जी। तो बुजुर्ग भी हैं जी, और
उन्होंने एक एनालिसिस किया होगा। और दूसरी बात है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं की जननी है जी। और याद हो अगर आपको तो मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिल्कुल, है ना जी। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है, साठगांठ हो, कुछ साठगांठ हो, यानी आप मानते हैं कि साठगांठ बिल्कुल संभव, राजनीति में कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव। अखिलेश जी कहते हैं कि यहाँ पर आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो बीजेपी करवा रही है ताकि यहाँ का माहौल बिगड़ा रहे, और वही पिताजी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी बिहार में। लेकिन घटनाएं रोज हो रही हैं, घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है। आखिर इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगे ताकि लोग अमन से, चैन से रह सके और सियासत की इस आग में जलने से बच सके? जी मृत्युंजय जी। देखिए, जहां तक प्रश्न होता है इसमें आम जनता को, जिसको हम लोग आम आदमी कहते हैं या आम लोग कहते हैं जी, उनको समझदारी दिखानी होगी, उनको स्वाध्याय करना होगा, उनको अध्ययन करना होगा, उनको समझना होगा कि जो हमारी राजनीतिक विरासत है उस विरासत के प्रति उनका भाव जो है छूटता जा रहा है। आज जो कुछ भी उन्हें कोई कह देता है, समझा देता है, या मीडिया में देख लेते हैं या अखबार पढ़ लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं जी। कोई भी स्वाध्याय करने की बात नहीं करता है। हम नहीं पढ़ना चाहते हैं या हम उस नहीं घर बैठे व्यक्ति का क्या गुनाह है जिसे कुछ नहीं मालूम है और वो इसका शिकार हो जाता है, उसका क्या गुनाह है? देखिए, जहां तक बात है कि लोग आजकल अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग या सनातन कम्युनिटी के लोग हों, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो जी, ये आपसिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है जी, तथाकथित एक हिंदू कम्युनिटी जिसको कहते हैं, मुझे शर्म आता है कि वो हिंदू कैसे कहते हैं स्वयं जी। हिंदू संस्कृति की जहां तक बात आती है तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति लगभग 19वीं सदी में हुई है जी। उससे पहले सनातन हुआ करता था जी, और वो एक कम्युनिटी धीरे धीरे बनता चला गया जो सामरिक सौहार्द की बात करता था जी, जिसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। और अभी इन लोगों ने विघटन करना शुरू कर दिया। पिछले ही वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिवादी पुस्तकों का भी अवलोकन किया जी, हिंदू जाटव, हिंदू ये, हिंदू वो जी। तो इस तरह से विघटनवादी लोग, मैं तो इनको जो है कश्मीर के जो अलगाववादी लोग हैं उनसे भी बदतर मानता हूं जी। लेकिन इन सब घटनाओं का बिहार से क्या कनेक्शन है? कभी कोई कहता है कि ये समाजवादी पार्टी खुद करा रही है, कभी कोई कहता है लालू प्रसाद यादव खुद करा रहे हैं। तो बिहार में चुनाव हो रहा है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं या उससे फ़ायदा पहुंचाने की जो चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश में कही जा रही हैं और भुनाने की कोशिश की जा रही है बिहार में। देखिए, घटनाओं के प्रति जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है, कोई भी राजनीतिक दल जो है अपना नाम खराब नहीं करेगा घटनाओं करवाकर जी। हर महकमे में, हर राजनीतिक दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, जिनको अध्ययन नहीं होता है, जो गुंडावादी तत्व होते हैं, वो कार्य करते रहते हैं जी जी। और ये कहना कि लालू जी ने कर दिया, नीतीश जी ने कर दिया, या मुलायम जी ने कर दिया, या भाजपा ने कर दिया, मैं इसको एक सिरे से नकारता हूँ जी जी। आप नकारते हैं। आप साहिल कह रहे हैं कि वहाँ पर बिहार में सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार का वजूद कहाँ पर है? सपा का वहाँ पर कैडर कहाँ पर है? सपा का वहाँ पर अस्तित्व कहाँ पर है? किस बिना पे आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार बनेगी? मैं खुद अभी बिहार के दौरे से मैं अभी आया हूँ जी, कुछ दिन पहले जी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में MY का नारा रहा है जी, क्योंकि जिस तरह से जंगल राज लालू के शासनकाल में जी JDU और BJP की गठबंधन सरकार थी जी, जब तक वो उनकी गठबंधन सरकार थी वो हमेशा अच्छा कहते थे जी। आज जब से उनसे अलग हो गया है, वो जंगल राज पार्ट 2 की बात करने लगे हैं जी, कि जंगल पार्ट 2 बनने जा रहा है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जाने को राजी नहीं है जी, क्योंकि जिस तरह से दंगा RSS के इशारे पर हो रहा है, मिलजुल काम कर रहे हैं वो, तो उन्होंने लालू जी को भी अलग कर चुके हैं, नीतीश कुमार को भी अलग कर चुके हैं, और वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ में नेतृत्व में खड़ा होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और तय माना। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब तक के जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स और जितने भी सर्वे आए हैं वो सीधी टक्कर NDA और महागठबंधन के बीच में। मीडिया रिपोर्ट आप तो किसी गिनती में ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही थी जी, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, केजरीवाल जी वहां पे आ गए जी, मीडिया वहां भी भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही थी जी, मोदी जी का लहर वहां भी नहीं चला गया। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 400 सांसद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहां के मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट मंत्री, पूरे राज्य मंत्री दिल्ली में लग गए, लेकिन वहां कोई काम नहीं आया। केजरीवाल जी वहां की सरकार बना दी
जी, कोई काम नहीं है। लेकिन आपके लिए मशहूर ये है और बार बार खबरें ये आती है कि मुलायम जी जो है सीबीआई के तोते से परेशान है, इसी वजह से कभी सुषमा स्वराज का बचाव करते हैं, कभी आकर के एनडीए और बीजेपी के फेवर की बात करते हैं, कभी लालू जी यानी अपने समधी के पास जाते हैं और फिर वहां से यू टर्न ले लेते हैं और एक नया गठबंधन बना देते हैं। नया गठबंधन वो इसलिए बनाया कि जिस गठबंधन का सबसे बड़ा उनको मुखिया बनाया गया। जी, सुषमा स्वराज का आपने सपोर्ट किया पूरे मानसून सत्र में? नहीं, मानसून पूरा विपक्ष एक तरफ था। मानसून सत्र में हमने इसलिए सपोर्ट किया उनको कि मानसून सत्र चलने दिया जाए, इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, इसमें करके हम एक क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग बैठ के। जहां पर सही हुआ वहां पर उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, जहां पर उनको लगता है कि ये गलत है तो वहां से बाइकआउट किया, हटे वहां से कि नहीं ये चीज गलत है। इस बात में कितना दम है कि बीजेपी ने जो एक सीबीआई का जो तोता छोड़ा हुआ है मुलायम जी के पीछे, उसकी वजह से मुलायम जी जो है बार बार बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं? सीबीआई का कोई तोता नहीं छोड़ा है मुलायम जी के साथ में जी, कोई तोता नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं जी, ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जिस बीजेपी को लगातार दिन रात कोसते थे मुलायम यादव, आज अचानक बीजेपी के सुर बदले कैसे? सीएम साहब कल ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोला है, अखिलेश जी बोल रहे हैं। हाँ? लेकिन पिताजी कुछ और बोल रहे हैं। पिताजी ने सिर्फ ये बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो मैं उसका भी तारीफ करूंगा। चले मृत्युंजय जी से पूछ लेते हैं इनकी बात में कितना दम है। आपको लगता है कि वहां पर सपा सरकार बना लेगी बिहार में? नहीं, बहुत मुश्किल है जी। क्या लगता है आपको, कितना आपको गणित लगता है? आप कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूरी तरह में नहीं नकारा, मुश्किल कहाँ है, लेकिन हम लाइन में नहीं। मुश्किल मैं इसलिए कहना चाहूंगा, आप उनकी पूरी बात सुनिए। मुश्किल नहीं कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जनाधार की बात जहां तक है जी, वहां तक बिहार में सपा का जनाधार नहीं है। बिल्कुल। मैंने लगभग 15 दिन पहले पूरे बिहार का भ्रमण किया है जी, और एनालिटिकल सर्वे भी किया है। उसके मुताबिक जो है महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है जी। मैं नीतीश बाबू की बात करूंगा जी। और जहां तक प्रश्न उठता है भाजपा का, तो वो 77-80 के बीच में सिमट कर रह जाएंगे। 77-80 के बीच में सिमट के रह जाएगा। मेरा अनुमान सिर्फ 40 तक का है। ये नए 2 आंकड़े आए हैं, सारी मीडिया रिपोर्ट्स और सारे सर्वों के खिलाफ है कि एक नए 2 आंकड़े सामने निकल के आए। लेकिन बात वही है कि उत्तर प्रदेश में बात की जाती है और उसको भुनाने की कोशिश की जाती है। बिहार में सपा दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कह रही है महागठबंधन बनाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये जो बीजेपी है, एनडीए है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी सामने मैदान में है, इतना वेल ऑर्गेनाइज इनका कैंपेन है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि एनडीए और बीजेपी नहीं आएगी? सर जी हाँ, बोले मृत्युंजय जी। सर ऐसा है, जहां तक प्रश्न होता है बीजेपी का, तो कहते हैं ना कि बिना दुल्हा के बारात कैसे होगा। अच्छा, तो आप कहते हैं उन्होंने उनके पास कैप्टन तो नहीं है, उनके पास सीएम का चेहरा देकर कहें कि भाई मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा हूं। बिहार का कोई रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, अमित शाह और श्री प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों से छपा हुआ है जी। तो आपको किसने मना किया? आप क्यों नहीं छापते हैं? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। हमने विकास किया है, हमारे नीतीश जी ने पिछले 10 वर्षों में बहुत विकास किया बिहार में जी। जब मैं 90 के दशक में जाता था तो मुझे याद है, मेरा गांव बरौनी है जी, और बरौनी से हूं मैं जी। कमर टूट जाती थी स्टेशन से गांव तक जाते जाते। बिल्कुल डर लगता था 10 बजे के बाद कि कैसे गांव जाएंगे। आज ऐसा नहीं है जी। अभी पिछली यात्रा के दौरान मैंने देखा माताएं बहनें 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को जन्माष्टमी का मेला देख कर आ रही है। सामरिक सौहार्द है और सभी धर्मों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। सभी धर्मों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विकास हुआ है, सुशासन बाबू ने विकास किया है, लेकिन जितनी अपेक्षा थी बिहार के लोगों को शायद उतना विकास नहीं हुआ है। फिलहाल हमारे वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी प्राइम टाइम में ये चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं ना जाए। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर।
देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। संसद की बात हो या चुनावी बिसात, सरकार की नीतियां हो या हो देश का विकास, आपसे जुड़े हर मुद्दे दिखाएंगे हम सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग। 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? कोई है अकेला तो कोई किसी के संग। केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं। शह और मात के इस खेल में कौन रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी सारी। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आवाज सच की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और हम बात कर रहे हैं दादरी हत्याकांड की और उसके बाद मैनपुरी की घटना की और फिर उसके बाद जो मामला होता है सुधीर कुलकर्णी के साथ शिवसेना के जो लोग हैं स्याही पोत देते हैं पूरे चेहरे पे और मामला गर्मा जाता है और बीजेपी का और शिवसेना का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में उसमें दरार पड़ती नजर आती है और उसके बाद बयान निकल के आता है संजय राउत का कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर ये दुखद घटनाएं लगती हैं तो हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा सोचते हैं। जबकि उन्होंने आगे बढ़कर और कहा कि प्रधानमंत्री जाने जाते हैं गोधरा कांड की वजह से और उसी वजह से लोगों ने, जनता ने उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचाया। कहीं ना कहीं संजय राउत इस और इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो छवि है, जो इमेज है, वो गोधरा कांड की वजह से है और उसी वजह से वो यहां तक पहुंचे हैं। अब ऐसे हालात में प्रधानमंत्री बदले बदले से नजर आएंगे तो शिवसेना को परेशानी होना लाजमी है। मेरे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, मृत्युंजय है कांग्रेस से और सपा से हैं साहिल खान। मृत्युंजय से मैं पहले सवाल पूछता हूं कि जिस तरीके सुधीर कुलकर्णी के पूरे चेहरे पे, कपड़े पे कालिख पोती गई, क्या लगता है कि वाकई वो सही था ये इस तरीके का विरोध जो किया गया? एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जहां तक शिवसेना का प्रश्न है तो उद्दंड और उच्छृंखलों की पार्टी है जी। लेकिन उन्होंने आज साफ कहा क्योंकि उनकी जो उम्मीद है प्रधानमंत्री से वो पूरी एक हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरीके का मुख्यमंत्री था गुजरात का, वो जो छवि थी, जो अग्रेशन था, वो हिंदुओं को लेकर के वही अग्रेशन बतौर प्रधानमंत्री भी उनके अंदर होना चाहिए था, जो उनको नजर नहीं आया और उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। जी, शिवसेना किस हिंदुत्व की बात करेगी जी? जब हिंदुत्व की बात उनको करना है और माननीय बाला साहब ठाकरे को हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता था जी जी, तो बिहार से भी हिंदू वहां पर जाते हैं जी, कर्म क्षेत्र बनाते हैं जी, और वो शिवसेना के गुंडे उनको पीटते हैं जी, तो कहां हिंदुत्व की बात करते हैं? जी जी जी, ये तो एक शर्मनाक पूर्ण घटना है भारतीय लोकतंत्र के लिए जी। और सुधीर कुलकर्णी वो वरिष्ठ नेता रहे हैं, सम्मानीय व्यक्ति रहे जी। हैं। आपको विरोध जताने का और भी बहुत सारा तरीका है। कभी आप शॉपिंग मॉल तोड़ के विरोध जताते हैं, कभी जी मीडिया के दफ्तर पर तोड़फोड़ करके विरोध जताते हैं, तो गुंडागर्दी है सरासर। इसमें जी जी, कहीं पे लोकतांत्रिक भावना का तो मतलब ही नहीं उठता है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है दिनेश सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। दिनेश जी, वल्लभ टीवी पर आपका स्वागत है। जी,
दिनेश जी, जिस तरीके से सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पे शिव सैनिकों ने कालिक पोती, उनको जलील किया, और उसके बाद जो सुर निकले हैं शिवसेना के, वो बिल्कुल आपकी पार्टी के और खास करके प्रधानमंत्री के खिलाफ है। क्या कहना आपका? मुझे लगता है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शिवसेना के द्वारा किया गया है, विरोध का इतना तरीका होता है, विरोध करने का सबका अधिकार है, सबका हक है, लेकिन विरोध किस तरीके से किया जाना उसके कई तरीके हो। जी, जिस तरह से विरोध हुआ मुझे लगता है वो गलत होना, और पार्टी की तरफ से पहले भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया आ चुकी है। जी जी दिनेश जी, तो पार्टी की तरफ से पहले भी आ गया है कि वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जी जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन संजय राउत का जो बयान आया दिनेश जी, वो साफ ये दर्शाता है कि वो प्रधानमंत्री के उस बयान से भी नाराज हैं कि उन्होंने दादरी पर दुख जताया। उनको बड़ा अफसोस है कि प्रधानमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो जो है उनकी जो छवि है, जो मुख्यमंत्री से, गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का जो उन्होंने सफर तय किया है, वो कहते हैं कि वो सिर्फ गोधरा कांड की वजह से है। इसलिए ऐसा बयान देना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहना आपका? नहीं, मैंने सुना है, मुख्य रावत जी का भी बयान भी सुना है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का बयान है, यही उन्होंने कहा है जी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान है वो परिपक्व बयान है, उसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं जी, तो देश की तरफ का उनका जो बयान है वो बिल्कुल सही बयान है जी। वो उनको अभी भी ऐसा समझ रहे हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि बीजेपी के नेता है, इसलिए इनको वैसी ही भाषा बोलनी चाहिए जैसे शिव सैनिक बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हर आदमी की अपनी भाषा शैली होती है, अपनी स्टाइल होती है जी। अगर शिवसेना का कोई इस तरह का बात है तो अपनी काम करते हैं, हमारी पार्टी का अपना काम करने का एक अलग तरीका है जी, तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं जी। आपके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी का भी बयान आया कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ उससे वो भी काफी नाराज है जी। कौन? लालकृष्ण आडवाणी जी का भी बयान आया, शिव सैनिकों ने जो किया उससे वो भी काफी नाराज है। मैं भी कह रहा हूँ ना जी कि जिस तरह की घटना हुई है, मैं कह रहा हूँ कि किसी का विरोध प्रदर्शन हो सकता है अगर आप सहमत नहीं जी, लेकिन विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होता है जी। जो तरीका अपनाया गया इससे बचा जा सकता था। मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो माननीय आडवाणी जी ने कहा, आडवाणी जी ने कहा गलत तरीका है जी जी। अच्छा, मुझे भारतीय जनता पार्टी उस तरीके पर तो कह ही रही है ना कि और विरोध के तरीके हो सकते थे जी। कभी इस तरीके का विरोध कि किसी के चेहरे को कालिक से पोत दें, कभी कोई कलाकार आता है तो आप उसको आने से रोक दें, ये किस तरीके की मेंटेलिटी है? आखिर आपके सहयोगी है वो महाराष्ट्र में? नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारे उस सहयोगी उनकी पार्टी है जी, उन्होंने इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने वालों का मान लीजिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन हमारी पार्टी का वो अपनी पार्टी का है, लेकिन हमारी पार्टी का जो बयान है जी, हमारी पार्टी की जो सोच है मैं आपको बता रहा हूँ जी जी। तो क्या मैं ये माने कि जो आपका गठबंधन है वह महाराष्ट्र में, उस पर कोई असर होने वाला नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा? गठबंधन देखिए जब किसी के साथ होता है, अभी गठबंधन जैसे बिहार का चुनाव चल रहा है जी, बिहार में भी गठबंधन एक महागठबंधन है जी, उसमें एक दल के नेता अपना किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरे दल के लोग उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं जी। तो जब दल किसी गठबंधन में शामिल होता है जी, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों दलों की विचारधारा एक हो जाए जी। सरकार में है तो जो सरकार की तरफ से वक्तव्य आए वो तो ठीक है, एक होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग संगठन हैं, दोनों के वक्तव्य अलग हो सकते हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाया कि दुख अगर जताया है तो ये जताने का तरीका नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब दिग्विजय जी को मुझे नहीं लगता है उनकी सलाह पर कितनी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ, वो कौन कौन सी सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं, उस सलाह का उनकी पार्टी मात्र नहीं देती है जी। और दिग्विजय जी कोई सलाह प्रधानमंत्री को दी मुझे थोड़ा सा हाथ लगता है जी। मेरे साथ कांग्रेस के एक नेता बैठे हैं, मृत्युंजय हैं, वो शायद आपको जवाब दें। आप कह रहे हैं कि वो दिग्विजय जी की तो आदत है, वो कभी भी किसी को भी सलाह दे देते हैं, उसके कोई मायने नहीं है। जी मृत्युंजय जी। दिग्विजय सिंह जी भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं और जहाँ तक बात है कि उनकी बयान को सीरियसनेस नहीं लेना, वो अपनी अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है, तो इस पर मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा कि उनके बयान को नहीं देना चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए। उनके बयान को अवश्य महत्व देना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, सीखने की आवश्यकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या सपा के हों या कांग्रेस के हों।
जी दिनेश जी, ऐसे अवसर आए हैं मारूफ जी जी, जब दिग्विजय जी के बयान को इनकी पार्टी को ही कहा है कि ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है जी। और जी, जब इस तरह के लोग, जब इस तरह की देश में घटनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दिग्विजय जी का बयान आया और पार्टी उससे किनारा काट है। इसलिए कि जब पार्टी की नहीं उससे सहमत है तो दूसरी पार्टी के लोगों नेताओं को नसीहत देने का काम ना करें। अगर इनको नसीहत देने का कुछ काम देना है तो अपने कांग्रेस के नेताओं को देना, वहाँ तो दे ही नहीं सकते हैं। अगर जितना हमारे कांग्रेस के है वो किसी दल के नेता थोड़ी हैं सर, अच्छे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो अपने नेताओं को थोड़ा सा सलाह देना। तो जिसके साथ रह रहे हैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को ही कुछ अच्छी सलाह दें। जी 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 जी। अच्छा दिनेश जी, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का भी बयान आया, वो ये कहते हैं कि जी ये तो अजीब सी बात है, पहले किसी को मारपीट देना फिर उसके बाद सॉरी कहना, ये तो इनका काम है बीजेपी वालों का। नहीं, अब इनके हाथ सॉरी पहले कहते हैं, मारते बाद में है जी, ये करते होंगे ना तो कभी किसी ने गलती को, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गलती किया है, अगर किसी ने गलती किया है तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो भी जिनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, उसमें जो भी कार्रवाई होनी चाहिए करनी चाहिए। वो कार्रवाई करने का काम सरकार का है ना, जिसका शासन है। जी जी जी, तो कार्रवाई वही करेंगे ना। मेरे साथ सपा के एक नेता बैठे हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोले। भारतीय जनता पार्टी में इतिहास रहा है, जब से मैं राजनीतिक 10 साल से कर रहा हूँ जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, माननीय आडवाणी जी, उन्होंने आडवाणी जी को ही बिल्कुल किनारा कर दिया। वो देश को आगे क्या ले जाने की बात करते हैं। आप अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी में कोई भी नेता कहीं किनारे नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी लीडर को किनारा नहीं किया, किसी को किनारा, मुरली मनोहर जोशी सीनियर लीडर को किनारा कर दिया, आडवाणी जी को किनारा कर दिया। एक में मेरे हो गई आपकी बात, अब जवाब ले लीजिए। जी जी बोले। नेता जो है और जो आडवाणी जी का कद है, जो माननीय जोशी जी का कद है, कहीं से कम नहीं है। आपको लगता है आपके कहने से हो जाएगा? आप अगर सलाह ही देनी है तो जरा अपने आजम खां जी को दीजिए। नहीं, कल तो आडवाणी जी का ये बोर्ड है, आपको शायद मालूम होगा, नेम प्लेट लगा हुआ था, आडवाणी जी का ही उखाड़ के किनारे डाल दिया गया था। बाद में जो मीडिया वाले ने हंगामा किया तो अगले दिन इस बोर्ड को दोबारा लगाया गया। शायद आपको ये आप हमारी पार्टी की चिंता ज्यादा कर रहे हैं, हम तो आपसे आपकी पार्टी का, हमसे आपने मुझसे जवाब लिया। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, जो अपने राजनीतिक गुरु के नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने राजनीति उनको सिखाया, वो देश को आगे क्या ले जाएंगे, आगे बढ़ा के। आपको ऐसा लगता है? उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का मार्गदर्शन है। 5 साल के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, इसके प्रधानमंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन जो है उत्तरोत्तर प्रगति पे है। और आपके माननीय नेताजी आए थे, आपको याद हो, बिहार में, कल वो भी कह के गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अखिलेश जी की आपने रैली भी देखी होगी, अखिलेश जी की आपने रैली भी देखी होगी। पार्टी के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं जी। अगर आपको सलाह ही देना है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जरा आजम खां साहब को जब मुझसे पूछ लीजिए ना। जी जी, बिरादरी के मुद्दे को आपको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, आपको गृह मंत्री से बात करनी थी, आपको प्रधानमंत्री से बात करनी थी, आपको राष्ट्रपति से बात करनी थी, ना कि आपको यूनो से बात करनी थी। जी, आप उनको तो सलाह नहीं देते हैं, तो कृपया करके एक बार उनको सलाह दीजिए ना। जी जी, मृत्युंजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। दिनेश जी। दिनेश जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि 2014 के चुनाव में एक बहुत अच्छा नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी, तो महंगाई की मार में तो आज दाल 180 रुपए खरीद रहे हैं हम लोग, जो उस समय तकरीबन 80 रुपए किलो हुआ करती थी। नहीं तो आप पूछिए ना सरकार से, आप कहाँ पे हैं? हम वही तो पूछ रहा हूँ। जिस तरह से घोटाला सामने आ रहा, अभी प्याज का मामला सामने आया था। क्या घोटाला आया? सीएजी की बात में जब विनोद राय जी जो थे सीएजी के ऑडिटर, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले अपना बयान दिया है कि आई यूज्ड वर्ड इरेगुलेटरीज नॉट स्कैम। तो सर आप तो इरेगुलेटरीज वर्ड को स्कैम बना के पेश कर दिए। हम कह रहे हैं कि पहले आप जवाब सुन लीजिए। हाँ जी, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं? जी जी, बोले बोले। हड़बड़ी का आपने अपना परिणाम देख लिया कि नहीं देखा है? अभी भी कुछ आ गया है तो आपने हस्त्र देखा ना। जो हमने नारा दिया था बिल्कुल सही नारा दिया था, हम उस पर काम कर रहे थे। अभी आज ही मामला आया है दिल्ली में कि वहाँ चीनी जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा रेट पे खरीदी थी। जब सरकारों का काम यही होगा, प्रदेश सरकारों का काम यही होता, तो आप प्रदेश में है ना, जहाँ आपकी सरकार है, उनको कहिए नियंत्रण में रखें।
तो निश्चित तौर पर बिहार में भी सरकार बनेगी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी, हर जगह उस पर भी नियंत्रण रखा जाएगा, चिंतित मत रहिए। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित है इन बातों को लेकर। सिर्फ हवा हवाई की बातें चल रही हैं सर, भारतीय हवा हवाई की बात कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। बीजेपी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन दिल्ली में भी आपने सरकार बना लिया, दिल्ली में भी आपने सरकार बना लिया, दिल्ली में भी आपने सरकार बना लिया। आपसे तो बेहतर ही बनाया ना, हमसे क्या बताया? तो फुल बहुमत में यूपी में पूछ रहा हूँ। यूपी कहते हैं फुल बहुमत में। आपको अपनी चिंता नहीं है, यूपी में हम फुल बहुमत में खाता नहीं खोला, और 2027 तक हम सरकार में रहेंगे। अगला चुनाव में हम फुल बहुमत में जीतेंगे। आप भी चिंतित है ना कि भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई, जैसे हमको चिंता कम नहीं आई, कम नहीं आई, इसे कम 3 सीट कम नहीं करते, पूरा का पूरा पन्ना साफ हो चुका है। सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पूरे के हर स्टेट के आके दिल्ली में आके धरना देके बैठ चुके थे, लेकिन वहां मोदी जी लहर नहीं चला। और भविष्य में अब आपको एक बात और बोल दूं, बिहार के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं थे, मोदी जी का चेहरा यहाँ भी फ्लॉप होगा। और आने वाले टाइम में हर स्टेट में मोदी जी आगे से अपना चेहरा लेके नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। हो गई आपकी बात, मेरा जवाब सुन लीजिए ना। आप भी यही कह रहे हैं कि हमको ज्यादा सीटें आनी थी ना, आप भी यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं कि आनी चाहिए थी। आप हमारे बारे में चिंतित हैं, जरा अपने बारे में चिंतित होइए। हम तो फुल बहुमत सरकार में बैठे हैं, हम तो सत्ता में बैठे हैं, फुल बहुमत वाली सरकार ये बिहार में हो रहा आप देख रहे हैं, तो कृपया करके आप अपनी चिंता। मेरा सवाल, मैं आपको दावा करता हूं कि बिहार में आपकी सरकार नहीं बन रही है। जी, मुझे आपका समर्थन नहीं चाहिए, हमको बिहार की जनता का समर्थन। अच्छा दिनेश, मेरा सवाल, मुझे भी कहाँ समर्थन, और आप तो दोनों चुनावी मैदान में हैं। आप लोग सरकार बनाइए। दिनेश जी, मेरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और एक अमित शाह चला रहे हैं। 2 लोग तो चला रहे हैं। आपके यहाँ कितने लोग? आपके यहाँ परिवार चला रहा है। अरे बिहार, हम लोग की ताकत है वो, हम लोग की ताकत है। आप अपने गुरु, अपने राजनीतिक गुरु को इस साइड में उठा के फेंक दिया, हम लोगों ने वो काम नहीं किया। अच्छा, हम लोग 34 वर्षों में चला रहे हैं। दिनेश जी, सवाल मेरा ये है, कौन चला रहा है? मेरा सवाल दिनेश जी आपसे है, जरा समझाइए कि कौन चला रहा है। जी, मेरा एक सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो सपा के जो नेता मेरे साथ बैठे हैं, साहिल साहब, उन्होंने दावा किया है कि बिहार में सपा की सरकार बनने वाली है। अब साहिल साहब से पूछ लीजिए जी कि साहिल साहब जो कह रहे हैं ये इनका पार्टी का अधिकृत बयान है या जो इनके नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा वो अधिकृत बयान है, दोनों पूछ लीजिए। वो मैं इनसे पूछ चुका, मैंने उनसे वही कहा कि आपके सपा सुप्रीमो तो वहां पे बीजेपी का राग लाप रहे हैं, बीजेपी को थंबिंग मेजोरिटी दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप आ रहे हैं। आप कैसे आ रहे हैं? नहीं, वही कह रहे हैं ना, इनसे पूछिए जरा। वो आए, उन्होंने बिहार के हालात देखिए, वो माननीय नरेंद्र मोदी की सभाओं में। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। हाँ, नहीं रहने वाले हैं, मैं तो हूँ इस समय ना, मैं भी रहने वाले तो होंगे, मैं भी बिहार से वापस दिल्ली आया हूँ, फिर चुनाव में आया हूँ। क्या स्थिति है इस समय? जी जी, आप लोकसभा चुनाव में भी आप लोग यही चर्चा कर रहे थे, कमावा हो जाएंगे। लोकसभा के चुनाव कांग्रेस की बर्बादी और एक लोगों को एक दिमाग में ये चीज बैठ चुका था कि मुझे सरकार को चेंज करना है जी, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आई। नरेंद्र मोदी जी का जलवा नहीं चला। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 सीट पर चुनाव हुई, उसमें हमने 11 सीट चुनाव जीत के आए और उस सीट को जीता जहां से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। और वहां पर मंदिर के लाउड स्पीकर उतारने का भी आरोप लगाया गया हमारे ऊपर। उस चीज को भी, उसके बावजूद भी हम जीते। उमा भारती की सीट, वो भी सीट हम लोग जीते, सीट जीत के आए। और कोई भी पार्टी के लोगों ने आरोप नहीं लगाया कि बूथ का चेकिंग हुई हो, चाहे गोली चली हो, किसी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। और 13 में से 11 सीट जीत के आए और ज्यादातर सीट सारी भारतीय जनता पार्टी की थी। कहाँ पे, कहाँ की बात? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपका जो हश्र हुआ है, फिर भी आप कर रहे हैं। कितनी सीटें आपने लोकसभा में जीती थी? आपकी क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज है? उत्तर प्रदेश में आप अगर ये बात करते हैं आज से 60 साल पहले, 60 साल से आप कितनी बार सरकार में आप आ गए? अभी भी सोच लीजिए, 60 साल से आप कितनी बार सरकार में आप आ गए? नहीं, आप अभी भी कह रहा हूँ, उस समय है, चेत जाइए कि आपका 5 साल आपका है, लेकिन एक दिन जो है जनता का होता है। मैं आपको निश्चिंत कराता हूँ कि 2027 तक हमारी सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। गलत फहमी में उनका सिर्फ काम है आरएसएस के साथ, बजरंग दल के साथ, इनके साथ मिलकर दंगा कराना, काम आप करते रहिए, झगड़ा करवाना, गठबंधन न करते ना
मुलायम परिवार और गांधी परिवार ना मिलता ना तो लोकसभा में खाता ना खुलता। साहब गांधी परिवार नहीं होता तो आप इतनी आजादी से बोल भी नहीं पाते। क्या बात करते हैं आप गांधी परिवार की? उन्हीं का योगदान है जो हम बोल पा रहे हैं ना, आप बोल पा रहे हैं। अरे आप बड़ा हटगेवार हल्ला करते हैं। वो जो माफीनामा लिखे थे उसका क्या हुआ अंग्रेज सरकार का? अब शांत रहिए, आप जाके घर आप झूठ मूठ का राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो आपको हो सकता है कुछ प्रमोशन मिल जाए। कोई पुरुष जो है ना, पुरुष अपने पौरुष से पुरुष कहलाता है, ना कि पुरुष कहने से पुरुष कहलाता है। अभी उत्तर प्रदेश में आप जिस चीज का विरोध करते हैं, गौ हत्या का, सुमित सोम उसकी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। कम से कम आपने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 34 वर्षों में केवल देश को अलगाववादी प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो। काम आपने किया, कभी मामा जी जा रहे हैं, कभी जीजा जी जा रहे हैं, क्या हुआ? आपने क्या कर दिया था? अरे तो जीजा जी आपने बनाया भाई, हमारे तो रिश्तेदार ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप भी तो जीजा जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहबजादे बोलते हैं, युवराज बोलते हैं, दामाद जी बोलते हैं। चलिए दिनेश जी आज दूसरे चरण का प्रचार आज खत्म हो गया। दिनेश जी सुमित सोम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश जी आज दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया, आपको क्या लगता है हवा कहाँ जा रही है, किस जगह पहुंची? प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है जी। आपके बल्लभ टीवी के रिपोर्टर भी बिहार में घूम रहे हैं। सर हवा आपके पक्ष में होगी, वोट हमारे पक्ष में होगा। हवा हमने आपको दिया, वोट हम ले लेते हैं। पूछ लीजिएगा, एक पक्ष बता रहे हैं, अगर आप इतनी है तो आप अकेले लड़ लेते ना। जी जी आप क्यों नहीं लड़ लिया? आप भी तो अकेले नहीं लड़ रहे महाराज, आप गठबंधन क्यों बना लिया? और बीच में जो ये बोलते हैं, अगर हमसे पूछे तो पूरी बात अपनी कर लें तो आप अपनी बात रखिए ना, तो आपकी बात पूरी हो पाती ना मेरी बात पूरी हो पाती। दिनेश जी उनका कहना ये है कि अगर आप ही इतने मजबूत थे तो आपने इतना बड़ा कुंभा क्यों खड़ा कर लिया? आप भी अपने दम पे अकेले खड़े हो जाते। नहीं, हमारा तो एनडीए का है ना, हम तो किसी अपराधी के साथ हाथ नहीं मिला लिए ना, हम तो चारा खाने वाले के साथ अपराधी के साथ नहीं मिलाया। भारतीय जनता पार्टी में जो आदमी अभी आपकी पार्टी को ज्वाइन कराया है, दाऊद इब्राहिम की पोती रिलेशन में उसने शादी किया है, आपको अगर मालूम हो तो। सूरज भान के विषय में क्या ख्याल है सर आपका? जी बहरहाल दिनेश जी हमारे साथ आ जाते हैं तो बहुत बुरे हो जाते हैं ना। वो तो आपका भी वही हुआ ना, नीतीश जी आपके पास जब तक अच्छे थे तो बहुत अच्छे थे, चले गए तो बुरे हो गए। हमारे साथ अच्छे थे तो अच्छे थे, हमारी अच्छाई उनमें आ गई थी, तो एक ही दिन में बुरे हो गए। आपकी अच्छाई तो इतनी अच्छी है कि आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने पर उतारू हो गए देश में। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम आप जैसे लोग करते हैं, आपके पार्टी कश्मीर में जाकर चुनाव प्रचार जो है उनके खिलाफ करते हैं और उन्हीं को गलबैया डाल के सरकार बना लेते हैं। गोधरा के कारण से आपको याद होगा, चलिए इसके प्रधानमंत्री वहाँ मुख्यमंत्री थे। चलिए अब हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा सिर्फ ये था कि प्रचार थम गया है दूसरे चरण का और सभी पार्टियों ने जो है कमर कस ली है और हर एक पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, जैसे दिनेश जी करें। बहरहाल दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, फिर हम आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। जी आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की साहिल साहब के, कांग्रेस के साथ मिलकर के हमें बड़ा नुकसान हुआ और शायद लगता है तब से आपने लगातार दूरियां बनाने का जो है सिलसिला जारी रखा। वो मानसून सत्र में भी दिखाई दिया, वो बिहार चुनाव में भी दिखाई दिया, आप वहां नहीं पहुंचे और वो अब भी दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आपके सुप्रीमो जो है वो बीजेपी की लहर की बात कर रहे हैं और बिहार में उसकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस के साथ बैठने वाले, उनके डिनर पे एक साथ खाना खाने वाले, आखिर ऐसा क्या हो गया जो बिल्कुल उन्होंने रिवर्स गियर डाल दिए? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या सोच के इस बात का फैसला लिया है जी, मैं उस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जी, लेकिन मैं इस बात को माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी के फैसले को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि अकेले चलने का उन्होंने जो नारा लगाया और जो आगे चल के फाइट कर रहे हैं बिहार के अंदर जी, बहुत अच्छा सीट लेके हम आएंगे जी, निश्चित तौर पर। इसी पिछले बार मैं इसी स्टूडियो में था, 100 सीट का मैं दावा किया था, लेकिन इस बार 120 सीट का दावा करके जा रहा हूँ बिहार में। जी हाँ जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मृत्युंजय की इस बात से और कितना आप सही ठहराते हैं कि नेताजी अकेले चल रहे हैं ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ दिया? देखिए वो तो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, उनकी पार्टी का फैसला हो सकता है, इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जहां तक रही बात सरकार की, तो तकरीबन 120 से 127 सीट लेकर महागठबंधन सरकार बनाएगी। महागठबंधन सरकार बनाएगी। मुझे कोई ऐसी 2-3 बातें बता दें कि जिसके दम पे आप कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है आएगी और नीतीश जी तीसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे।
देखिए, नीतीश जी का अपना एक सोशल इंजीनियरिंग का व्यक्तित्व बहुत बड़ा रहा है जी। वो हवाई नहीं करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने विकास भी काफ़ी अच्छा किया है बिहार में। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, रोड का सवाल है, सोलर पावर का सवाल है, नेटवर्क का सवाल है जी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी बिहार जो है पिछले 10 वर्षों में काफ़ी तरक्की किया है। तो 3 महत्वपूर्ण पिछले 10 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि पिछले सारे 10 साल तो के कामों पर पानी फेर राजनीति है, राजनीतिक षड्यंत्र कहा जा सकता है इसको, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, राजनीतिक षड्यंत्र है। सपा नेता कह रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन आगे जाएगा, और दिनेश जी बीजेपी के नेता जो है वो ये कह गए कि बयार और हवा दोनों की दोनों मोदी के फेवर की है और सरकार एनडीए की बनेगी। बहरहाल ये दावे हैं, दावों की पोल खुल जाएगी जब जनता ईवीएम में अपने सारे के सारे बटन दबा देगी। उसके बाद निकलेगा जिन और वो कहेगा कि किसका है और किसका नहीं। फिलहाल प्राइम टाइम में वक्त हो गया है टॉप 10 का। देखते हैं कि हमारे पास कौन सी है 10 बड़ी खबरें। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। जी हाँ, राजनीति में सब कुछ चलता है, दोस्त दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त, सब कुछ चलता है, लेकिन हमारे पास भी है कुछ चलते चलते। ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा